हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रही हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी के खाते ऋण पत्रों का निर्गमन। इस चैप्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। देखो, यहाँ पर ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया था इशू ऑफ शेयर। तो देखो, शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं। जो शेयर होते हैं, जो व्यक्ति शेयर परचेज करते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, और जो डिबेंचर परचेज करते हैं वो कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर और डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड ए डिबेंचर, यानी कि दोनों में डिफरेंस भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, फिर कंपनी के साथ इसका रिलेशन कैसा होता है वो स्टडी करेंगे। तो देखो, अंश पूंजी के निर्गमन, अंश पूंजी का जैसे हम निर्गमन करते हैं वैसे ही इसका किया जाता है। तो अंश निर्गमन से पूंजी प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त एक कंपनी जिसे दीर्घकाल के लिए धन की आवश्यकता है, ऋण पत्र के माध्यम से ऋण ले सकती है। कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा मीन्स कंपनी की कॉमन शील उसके ऊपर लगी होती है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है, क्योंकि यह कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कि कंपनी की जो सार्वमुद्रा होती है इसके अधीन इशू किया जाता है। ऋण पत्र में निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान की शर्तें और निश्चित दर से ब्याज भुगतान की शर्तें भी लिखी होती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अब हम आते हैं, देखो इसका मीनिंग हमने कर लिया। तो देखो, जो ऋण पत्र होता है, मान लेते हैं ये आपकी कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए, तो ये दो तरीके से कैपिटल इश्यू कर सकती है। एक तो कर सकती है जैसे ए बी सी डी, इनसे लिए कैपिटल, इनको कहा जाता है शेयर होल्डर, ठीक है। इन व्यक्तियों से पूंजी ली, इन्होंने कंपनी में पूरी लाइफ टाइम के लिए कैपिटल लगा दी है। ये व्यक्ति कंपनी जब समाप्त होगी तभी इनको पूंजी कंपनी में अगर बचेगी तो इनको वापस मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो इनको क्या कहा जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर कहा जाता है। दूसरा, कंपनी को कुछ टाइम के लिए कैपिटल चाहिए होती है, कंपनी पूरी लाइफ के लिए कैपिटल नहीं लेना चाहती और लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी करना चाहती है उस कैपिटल को। तो दूसरे जो है टाइप है वो कंपनी ले सकती है, जैसे EFG व्यक्तियों से कैपिटल लिए। ये जो है, इन्होंने कंपनी में कैपिटल लगाई है, मान लेते हैं 12 ईयर के लिए लगाई है, ठीक है। तो 12 ईयर के बाद कंपनी इनकी कैपिटल को क्या करेगी, वापस कर देगी। तो जब इतने टाइम के लिए कैपिटल इन व्यक्तियों ने इसमें लगाई है तो कंपनी क्या करती है, इनको कहती है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या होती हैं, ऋण पत्रधारी होती हैं, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। अब देखो, अब ये कहते हैं कि हमने आपकी इसमें कैपिटल लगा दी, बट हमें क्या श्योरिटी है कि हमारी कैपिटल जो है सेफ है या नहीं है, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने आपको कैपिटल दिए। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देती है इनको, डिबेंचर होल्डर को। तो जिसको क्या कहा जाता है, डिबेंचर का सर्टिफिकेट। अब बात आती है इस सर्टिफिकेट में लिखा क्या होता है। इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कंपनी इनकी पूंजी को वापस कब देगी, जैसे 12 ईयर है तो 12 ईयर के बाद ही वापस देगी, और कंपनी इस पर, इन्होंने पूंजी लगाई है तो बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो इन पर इंटरेस्ट कितना देगी, जैसे 2%, 5%, 10, 12 जो भी परसेंट है, कंपनी इनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो अब देखो, जब इनके पास एक सर्टिफिकेट है, अगर कंपनी इनकी 12 साल के बाद पेमेंट करने से मना करती है तो ये
EFG व्यक्ति जो है कंपनी के खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि कंपनी ने हमारी कैपिटल जो है 12 साल के लिए ली और ये हमारे पास सर्टिफिकेट है, कंपनी ने हमारा ब्याज और पूंजी वापस नहीं की है, इसलिए हम कंपनी पर दावा करते हैं। तो इस तरह से अब देखो आपको दोनों कैपिटल में फर्क नजर आ गया होगा। शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं, वो कंपनी पर कोई दावा नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर होते हैं, अगर इनको कैपिटल नहीं मिलेगी तो ये कंपनी पर दावा भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हम सीधा सा एक लाइन में कह सकते हैं, डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र का अर्थ हम सीधा सा कह सकते हैं कि कंपनी ने जो पूंजी लॉन्ग टर्म के लिए ले रखी है और बदले में एक ऋण का सर्टिफिकेट दे रखा है तो उसको ऋण पत्र कहते हैं और जो पूंजी ली है उसको ऋण पूंजी कहा जाता है। तो देखो इस मीनिंग में आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, यानी कि कंपनी अंश पूंजी के अतिरिक्त दीर्घकाल के लिए धन की आवश्यकता होती है तो ऋण पत्र निर्मित करती है, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट देती है जिस पर कंपनी की मोहर लगी होती है। मोहर लगी होने के कारण वो क्या हो जाता है, पक्का प्रूफ हो जाता है। और कंपनी इस पर क्या देती है, निश्चित दर से कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, जैसे आपको 12 ईयर बताया तो कंपनी 12 ईयर के बाद जो है पेमेंट करेगी और इसमें मान लेते हैं 10% डिबेंचर की रेट है तो कंपनी 10% डिबेंचर की रेट से हर 6 मंथ के बाद पेमेंट करेगी इंटरेस्ट, ठीक है। अभी रेट जो है आपको कैसे पता चलेगी कि किस डिबेंचर पे कितनी रेट है, तो डिबेंचर के आगे अगर 10% डिबेंचर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस डिबेंचर पर 10% की रेट से इंटरेस्ट कंपनी देगी। अगर 8% लिखा हुआ है डिबेंचर के आगे तो कंपनी 8% डिबेंचर, तो डिबेंचर वर्ड के आगे जो परसेंटेज लिखी होती है वो ऋण पर ब्याज की परसेंटेज होती है। तो अब हम करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फिर फीचर्स ऑफ डिबेंचर, विशेषताएं क्या है। देखो इसकी कई विशेषताएं हैं, हम नंबर वाइज करेंगे इसको। सबसे पहले है ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है। अभी आपको बताया था कि किस तरह से सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है। ये जो होता है कंपनी के द्वारा दिया गया एक लिखित प्रमाण पत्र होता है ऋण का। क्या, ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है जो ये वेरीफाई करता है कि कंपनी ने इस व्यक्ति से इतने रुपए का ऋण ले रखा है। नेक्स्ट दूसरी इसकी जो फीचर्स है वो है कंपनी की जो भी सर्टिफिकेट अभी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे इस पर कंपनी की कॉमन सील यानी कि कंपनी की मोहर लगी होती है। यह मूल राशि की एक निश्चित तिथि और वापसी का अनुबंध होता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है इस पर यह होता है कि 12 साल के लिए लिया गया है तो 12 के बाद जब एंड होगा तो किस तारीख को जो आपकी मूल अमाउंट है वो पे की जाएगी, और अगर कंपनी बीच में पे करती है तो कब पे कर सकती है। मेन तो इसमें इस सर्टिफिकेट में लास्ट की डेट लिखी होती है और इसमें इंटरेस्ट की रेट भी लिखी होती है और डेट भी लिखी होती है कि कितने दिन के बाद कंपनी पेमेंट करेगी। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी कंपनी को निर्गमन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक वाले ऋण पत्र निर्गमन करने की अनुमति नहीं है। एक नॉर्मल कंपनी 10 साल से ज्यादा के ऋण पत्र इश्यू नहीं कर सकती। बट अगर आपकी कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट में लगी हुई है तो वो कंपनी 10 वर्ष से ज्यादा बट 30 वर्ष से अधिक के ऋण पत्र निर्मित नहीं कर सकती। यानी कि 10 से 30 वर्ष तक के ही वो ऋण पत्र इश्यू कर सकती है, इससे कम के नहीं कर सकती और 30 से ज्यादा के नहीं कर सकती। प्राय ऋण पत्रों का निर्गमन एक निश्चित ब्याज की दर पर किया जाता है जिसे कहा जाता है कूपन रेट। कूपन रेट कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है उसे क्या कहा जाता है, कूपन रेट कहा जाता है। ऋण पत्र पर इसी निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, इसी जो ये रेट आएगा कूपन रेट आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा।
जो इसके ऊपर लिखा होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसी के ऊपर लिखा जाता है। और साथ ही ब्याज की भुगतान की जो है वो 6 माही होगा, यानी कि क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या एनुअल होगा, वो लिखा जाता है। मोस्टली जो डिबेंचर होते हैं उन पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर पर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षित होती है। सुरक्षित मतलब यानी कि जो भी जितने रुपए के ऋण पत्र इशू किए जाते हैं, कंपनियां गिरवी रखी जाती है एक टाइप से, इस कारण से वो सुरक्षित होती है। यदि कंपनी निर्गमन की शर्तों के अनुसार इनका भुगतान नहीं कर पाती है तो ये जो डिबेंचर होल्डर है वो न्यायालय में दावा करके कंपनी की संपत्तियों को बिकवा कर अपना ऋण वसूल कर सकती हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों के द्वारा कंपनी द्वारा लिया गया ऋण दीर्घकालीन प्रकृति का होता है। जो ऋण पत्रों को इश्यू करके जो पूंजी ली जाती है कंपनी के द्वारा ऋण पत्र के रूप में या ऋण के रूप में, वो दीर्घकालीन होती है। और ऋण पत्रों के धन की वापसी प्राय लंबे समय जैसे 7 या 10 वर्ष या 12 वर्ष के पश्चात ही की जाती है। ऋण पत्रों के द्वारा लिए गए पूंजी को क्या कहा जाता है? लोन कैपिटल या ऋण पूंजी कहा जाता है। तो ये तो था हमारा ऋण के बारे में। अब आ जाता है बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड देखो, ये काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये ऋण पत्र से मिलता जुलता है। पारंपरिक रूप से सरकार द्वारा बॉन्ड का निर्गमन किया जाता है। कौन करता है? सरकार के द्वारा। बट आजकल की जो पारंपरिक रूप में यानी कि पुराने समय में सरकार के द्वारा ही बॉन्ड को इश्यू किया जाता था। बट आज के टाइम में हम देखें तो जो आपकी सेमी गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी बॉन्ड इश्यू करने लग गई हैं। पर ये सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही रेप्यूटेड या जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होती है, वही कंपनी जो है बॉन्ड इश्यू करती है। अब देखो ऋण पत्र यानी कि ऋण पत्र और बॉन्ड में अंतर क्या है। ऋण पत्र और बॉन्ड में जो मेनली अंतर होता है वो ब्याज की दर के विषय में ही होता है। जो इंटरेस्ट की रेट होती है उसको लेकर ही इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन पूर्व निर्धारित ब्याज की दर पर किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो पहले से ही डिसाइड हो जाती है, जो कि डिबेंचर के आगे लिखी होती है। जबकि बॉन्ड का निर्गमन होता है वो बिना पूर्व निर्धारित ब्याज की दर के आधार पर किया जाता है, यानी कि इस पर पहले से बॉन्ड पर पहले से इंटरेस्ट की रेट डिसाइड नहीं होती। जैसे कि इसको अत्यधिक कटौती यानी कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है की दशा में होता है। कई बार डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड की दशा में ये होता है। अत्यधिक कटौती बॉन्ड अथवा शून्य कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिस पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती। तो इस तरह से इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। ब्याज की रेट उन पर पहले से डिसाइड होती है और इस पर पहले से डिसाइड नहीं होती। तो यहाँ पर कटौती आई है, कटौती से आप समझ सकते होंगे, इसमें एग्जाम्पल भी दे। इसका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। इसके निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य का अंतर कुल ब्याज होता है। तो यहाँ देखो, इसको अगर आपको समझ आ रहा है तो डिस्काउंट का इसका जो निर्गमन मूल्य होता है, इशू प्राइस होती है और जो रिडम्पशन प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो ही इंटरेस्ट होता है। मान लेते हैं, हम समझते हैं ए कंपनी है, ठीक है। ए कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। बी व्यक्ति ने कंपनी को कितना रुपया दिया? कंपनी को 95,000 रुपीज दिया। कंपनी ने बॉन्ड इशू कितने का किया है? 1 लाख का किया है, ठीक है। और कंपनी ने कहा बी को कि बी जो है, कंपनी ने इस पे डिस्काउंट 5,000 निकाल रखी थी, तो कंपनी ने बी को कितना रुपया दिया? बी ने कंपनी को 95,000 दिया। ये कौन सा था? इशू प्राइस था। कंपनी के पास रुपए आए थे 95,000। 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, कंपनी ने ए को पेमेंट किया है 1 लाख रुपीज, ठीक है। कितना मिला बी को? 1 लाख रुपया मिला है बी को।
तो कितने रुपए का फायदा हो गया इसको? 5000 का। तो ये जो 5000 है ये क्या है? एक टाइप से टोटल इंटरेस्ट को भी शो कर रहा है, या ये जो कम पे इश्यू कर रहा है इसको आप डिस्काउंट भी कह सकते हो। तो इस तरह से बॉन्ड पर जो है इंटरेस्ट की रेट डिसाइड होती है। तो इसको इंटरेस्ट हम पे करने के बाद, यानी कि जब कंपनी वापस पूंजी देती है तभी ये पेमेंट वापस करती है, तभी इस बी को फायदा होगा, क्योंकि इसने 95,000 पे किया। इसको बेनिफिट कब मिलेगा 5,000 का? जब इसकी कैपिटल इसको वापस मिलेगी। तो ये जो डिफरेंस होता है यही क्या होता है? कुल ब्याज होता है, जिसे बॉन्ड की कुल अवधि में बांट दिया जाता है। जैसे 5000 हुआ है इस पे 1 साल के लिए, तो ये हम कर लेते हैं 12 महीने का, पर महीने का निकालेंगे तो इसका यहाँ पर हम रेट निकाल लेंगे कितना रुपये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर इसको अवधियों में बांट लिया जाता है। कुल ब्याज की राशि को बॉन्ड के जीवन काल की कुल अवधि में प्रति वर्ष अनुपातिक या लाभ हानि के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। मान लेते हैं अगर कंपनी यही 5,000 रुपये 5 वर्ष के लिए इश्यू करती है, ये 1 लाख रुपए जो 5,000 की डिस्काउंट थी ना, ये 5 वर्ष के लिए है, तो पर ईयर कितने हुए? 1,000 रुपीज जो है एज ए इंटरेस्ट के रूप में मिला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बॉन्ड इश्यू करती है कंपनी, और जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। तो फर्स्ट हमारा है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। सिक्योर्ड रक्षित और बंधक ऋण पत्र क्या होते हैं? वे ऋण पत्र होते हैं जिनके भुगतान के लिए या तो कंपनी की कुछ विशेष संपत्तियां बंधक होती हैं। संपत्तियां बंधक मतलब गिरवी रखी होती है, जिसे फिक्स चार्ज कहते हैं, या फिर सभी संपत्तियां बंधक के रूप में होती है, जिसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। अब ये 2 वर्ड आए हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? ये कब किस पे होता है? एसेट्स पे। यदि कंपनी की ये जो है, यदि इनका कंपनी संपत्तियों पर फिक्स चार्ज है तो कंपनी इन एसेट्स का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं और उसके बदले में आपने ऐसी एसेट्स गिरवी रख दी जो कैसी है? फिक्स्ड चार्ज, यानी कि क्या होगी? फिक्स हो गई है। तो ऐसी संपत्तियों को कंपनी जब तक इन डिबेंचर की प्रिंसिपल अमाउंट जो है पेमेंट नहीं कर देती, तब तक इन संपत्तियों को कंपनी बेच नहीं सकती। इसी कारण से इसको कहा जाता है संपत्तियों पर स्थायी प्रभार वाले ऋण पत्र। यदि चल प्रभार है, फ्लोटिंग चार्ज है, तो कंपनी जिन जिन संपत्तियों को गिरवी रखी है और वो संपत्तियां फ्लोटिंग चार्ज है उस पे, तो कंपनी इन संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। यदि देय तिथि पर कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करती है तो ऋण पत्रधारी बंधक रखी गई संपत्तियों को बेचकर अपना धन प्राप्त कर सकती है। जमानत की दृष्टि से ऋण पत्र प्रथम और द्वितीय 2 प्रकार के हो सकती हैं। जमानत की दृष्टि से इसको ध्यान से समझना। प्रथम ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों में से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम अधिकार होता है, और द्वितीय ऋण पत्रों को बंधक रखी गई संपत्तियों से शेष बची हुई राशि, यानी कि प्रथम ऋण पत्रों को कोई एक संपत्ति बेची है, उसको बेचकर सबसे पहले जो सिक्योर्ड कैपिटल थी यानी फिक्स चार्ज वाली थी उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई बचेगी तो जो सेकंड जो डिबेंचर है उनको पेमेंट की जाएगी। भारत में निर्मित सभी ऋण पत्रों का रक्षित होना अनिवार्य कंपलसरी है। अब जो इंडिया में जो भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है वो सारे सिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर। अरक्षित या इसको असुरक्षित भी कह सकते हो आप।
ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर ऋण की राशि या ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्तियां बंधक नहीं होती। ऊपर वाले से बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर वाले में बिल्कुल सिक्योर्ड थी संपत्तियां, ऋण के वापसी भुगतान के लिए और ब्याज भुगतान करने के लिए संपत्तियों को बंधक बना रखा था, गिरवी रखा हुआ था। बट इन ऋण पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। समापन की दशा में ये ऋण पत्रधारी बिल्कुल असुरक्षित लेनदार ही माने जाते हैं। इन ऋण पत्रों का आज के समय में प्रचलन ना के बराबर है, यानी कि इंडिया में इस टाइप के कोई डिवेंचर इशू नहीं किए जाते, क्योंकि सारे डिवेंचर सिक्योर्ड इशू किए जाते हैं। तो यहां तक कि यदि किसी ऋण पत्र पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो वह कैसे माना जाएगा? सिक्योर्ड ही माना जाएगा। अगर इंडिया में कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है और वो उस पर सिक्योर्ड लिखती भी नहीं है तो भी वो सिक्योर्ड माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में सभी कंपनीज के लिए एक रूल बना हुआ है सेबी के अकॉर्डिंग कि जितने भी डिवेंचर इशू किए जाएंगे वो सिक्योर्ड होंगे। थर्ड आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है रजिस्टर्ड, यानी कि इनका रजिस्टर में नाम है। इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर कहा जाता है। ये ऋण पत्र स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते, यानी कि इन ऋण पत्रों को जिस व्यक्ति के पास है वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे को बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में इसका नाम लिखा हुआ है। इनके हस्तांतरण के लिए उचित रूप से भरा गया यानी कि ट्रांसफर डीड जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इनको ट्रांसफर करना चाहता है तो एक ट्रांसफर डीड जो तैयार करके कंपनी ये जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें भेजना पड़ता है, ताकि इस रजिस्टर में जिसको ट्रांसफर किए हैं उसका नाम लिखा जा सके। इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसफर डीड बनाई जाती है और उसके बाद ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वो होती है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज और मूलधन का भुगतान उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में है। जिस भी व्यक्ति का कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखा होगा उसी को ही ब्याज मिलेगा इन डिवेंचर पे, और जब फाइनल पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट भी उसी व्यक्ति को ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है बेरियर डिवेंचर, वाहक ऋण पत्र। तो देखो इन ऋण पत्रों के धारकों का नाम या पता कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता, यानी कि कंपनी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण भी केवल मात्र स्पुर्दगी से दिया जा सकता है। मान लेते ए के पास डिवेंचर है, वो बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है, यानी कि इसके लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति के पास होगा वही व्यक्ति इसका ओनर माना जाएगा, ऋण पत्रधारी माना जाएगा। इन ऋण पत्रों के मूलधन और ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास यह ऋण पत्र होती है। जिस व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट होगा वही व्यक्ति ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा और वही व्यक्ति जो है मूलधन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन लगे होते हैं, कूपन संलग्न होते हैं, जिनको बैंक में प्रस्तुत करके बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अब बारी आती है कि ब्याज कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनके साथ कूपन लगा होता है। वो कूपन बैंक में दिखाकर जिस भी व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट है उसके साथ जो कूपन लगा हुआ है, जो भी व्यक्ति कूपन दिखाएगा उसी व्यक्ति को बैंक ब्याज का भुगतान कर देगा। फिफ्थ है रिडीमेबल डिबेंचर, सोध्य ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद इकट्ठा यानी कि किस्तों में इकट्ठा कर सकती है या फिर किस्तों में अपने जीवन काल में कर देती है। रिडीमेबल यानी कि कंपनी अपने जीवन में इनकी पेमेंट अवश्य करती है, और ये टर्मली होते हैं, जैसे 10 साल 12 साल इस तरह के होते हैं। अधिकांश ऋण पत्र प्राय इसी प्रकार के होते हैं और आजकल जो ज्यादातर डिवेंचर चल रही हैं वो इसी टाइप के ही डिवेंचर है। नेक्स्ट है असोध्य ऋण पत्र, इररिडीमेबल या परपेचुअल डिवेंचर। इनके जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं उसकी पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करती, बल्कि अगर कंपनी का समापन होता है तभी कंपनी इनकी पूंजी को वापस करती है। अदरवाइज कंपनी हर 6 महीने के बाद इनको इंटरेस्ट पे करती रहती है। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल डिवेंचर, परिवर्तनशील ऋण पत्र।
परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात, यानी कि एक निश्चित कोई टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ऋण पत्रधारियों या फिर कंपनी की इच्छा पर एक निश्चित दर पर समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन करवा सकती है। यानी कि जिन व्यक्तियों के पास ऋण पत्र है, ऋण के सर्टिफिकेट है, वो व्यक्ति एक फिक्स टाइम कंप्लीट होने के बाद, जो कंडीशन होती है वो कंडीशन पूरी होने के बाद चाहे तो वो अपने ऋण पत्रों को समता अंशों में कन्वर्ट कर सकती है। यदि ऋण पत्र की राशि के कुछ भाग को ही अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार है तो ऐसे ऋण पत्रों को अंशतः यानी कि पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर कहा जाता है। क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होते हैं कि ऋण पत्र का कुछ भाग ही समता अंशों में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक होता है कि जितने भी डिबेंचर है वो सारे के सारे समता अंशों में डिबेंचर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो अगर कुछ ही भाग कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कहा जाता है पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर। और अगर सारे के सारे अगर इनको कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि जितने भी यदि ऋण पत्र की पूरी राशि, मान लेते हैं 1 लाख के डिबेंचर है, अगर इन पूरों को अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार कंपनी देती है और डिबेंचर होल्डर इनको कन्वर्ट करवा लेते हैं तो ऐसे डिबेंचर को कहा जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब देखो इनके बारे में कुछ रूल है जो सेबी ने बना रखे हैं, वो ध्यान रखने जरूरी है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि परिवर्तन आवंटन की तिथि के 18 माह या उसके पश्चात परंतु 36 माह से पूर्व किया जाना है तो ऐसा आंशिक या संपूर्ण परिवर्तन ऋण पत्रधारी की इच्छा पर किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या है? 18 महीने से बाद का और 36 महीने से पहले का, यानी कि 1.5 साल और 3 साल के बीच में अगर डिबेंचर कन्वर्ट करने हैं तो वो टोटली किस पे डिपेंड होगा? वो टोटली डिपेंड होगा ऋण पत्रधारी की इच्छा पे, वो चाहेगा तो कन्वर्ट करा सकता है। परिवर्तनीय ऋण पत्र आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ये विनियोजकों को तरलता भी देते हैं, सुरक्षा और पूंजी भी बढ़ती है और एक निश्चित दर से आय भी मिलती रहती है, तो इस कारण से ये ज़्यादा चले हुए हैं। और नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको कन्वर्ट करने का कंपनी अधिकार नहीं देती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन ए शेयर एंड ए डिबेंचर, यानी कि अंश और ऋण पत्र में अंतर क्या है। तो देखो सबसे पहले पूंजी और ऋण, इनसे जो धन प्राप्त होता है, अंश से जो धन प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? पूंजी। एक अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा होता है और अंशधारी कंपनी का ओनर, रियल ओनर होता है। जबकि जो ऋण पत्र होता है, ऋण पत्र किसका हिस्सा होता है? ऋण का हिस्सा होता है और ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लाभांश अथवा ब्याज। जो शेयर होता है उस पर क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है और ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। लाभांश अथवा ब्याज का परिवर्तनशील अथवा निश्चित होना, लाभांश का भुगतान लाभ होने पर ही किया जाएगा और लाभांश की दर भी प्रति वर्ष बदलती रहती है। यह लाभों और संचालकों के निर्णय पर निर्भर करती है। लाभ ज्यादा होंगे तो हो सकता है लाभांश की दर ज्यादा हो जाए, लाभ कम है तो कम होगा। दूसरा, संचालकों के निर्णय पर इसलिए डिपेंड करती है, मान लेते हैं प्रॉफिट अच्छे हुए हैं और जो संचालक है वो चाहते हैं कि इस साल पूंजी को बिजनेस में ज़्यादा रिटेन करना है और बिजनेस के सामने ग्रो करने के ऑप्शन है, तो जो डिविडेंड की रेट होती है वो कम कर दी जाती है। डिवेंचर, इन पर ब्याज की दर निश्चित होती है, ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, कंपनी को ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐच्छिक अथवा आवश्यक रूप से रुपए वापस करना, यह कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि वह चाहे तो अपने ही अंशों को वापस कर्या करके अंशों का रुपया वापस कर सकती है। अंशों का रुपया वापस करने के लिए क्या होगा? अपने ही अंशों को वापस कर्या करना पड़ेगा। और डिवेंचर में क्या होता है? निर्गमन की शर्तों के अनुसार इनका रुपया अगर ये 10 साल के लिए इश्यू किए तो कंपनी को वापस करना ही पड़ेगा 10 साल के बाद। नेक्स्ट है समापन पर मूलधन की वापसी और अंत में
अथवा पहले। देखो, कंपनी के समापन पर अंशों की राशि सबसे लास्ट में लौटाई जाती है और कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों की राशि पूंजी यानी कि अंशों से पहले लौटाई जाती है, रिटर्न की जाती है। आरक्षित, रक्षित अथवा आरक्षित अथवा सिक्योर्ड अथवा अनसिक्योर्ड। देखो, जो शेयर होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। और कंपनी के जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, इनके बदले में कंपनियां गिरवी रखी जाती है, एसेट्स गिरवी रखी जाती है, तो इनमें जोखिम कम होता है। कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अकॉर्डिंग स्वीट इक्विटी अंशों को छोड़कर, क्या कह रहा है, स्वीट इक्विटी अंशों को तो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर 2013 में जो अमेंडमेंट हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें चेंज कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर के अलावा और अंशों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ऋण पत्रों के कटौती पर निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कंपनी चाहे तो जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। वोट डालने का अधिकार, ये इन्हें कंपनी की मीटिंग में भाग लेने और वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं इस कारण से। और इन्हें कंपनी की मीटिंग में भाग लेने और वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी के क्रेडिटर होती हैं। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने डिबेंचर का मीनिंग और इसके कुछ टाइप्स पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें हम सम करके देखेंगे कि डिबेंचर को इशू किस तरीके से किया जाता है।